नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एन माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी कांग्रेस के अंतर्गत। जैसे कि हमने भारतीय संसद होती है वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस होती है, तो इसके बारे में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। और उस इम्पोर्टेंट चीज़ में है अमेरिकी जो कांग्रेस है उसकी शक्तियों के बारे में, और इसके बाद वाले अलग अलग पार्ट में हम अमेरिकी कांग्रेस के अलग अलग दो सदन हैं। जैसे आपको पता होगा अपने संसद के भी लोकसभा राज्यसभा होते हैं, वैसे ही यहाँ पर प्रतिनिधि सभा और सीनेट होती है। और अमेरिका में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, तो ये हम देखने वाले हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्लास बीए सेकेंड ईयर के लिए तो है ही पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, बाकी उनके भी लिए ज़रूरी है जो एमए कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका में एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और वहाँ पर जो एक व्यवस्था होती है कि संसदात्मक व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक है, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। और यहाँ पर अमेरिका के अंतर्गत संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। क्या अपनाई गई है? संघात्मक व्यवस्था। और संघीय व्यवस्था का सबसे बढ़िया एग्जांपल यही होता है अमेरिका में संघ व्यवस्था का मतलब है कि संविधान के अंतर्गत शक्तियां हैं वो केंद्र राज्यों के बीच में बटी गई है। तो इस तरह से ये व्यवस्था तो वहाँ पर है। अब बात यहाँ पे आ रही थी कि अमेरिका में जो केंद्रीय सदन है वो एक सदन होना चाहिए, द्विसदन होना चाहिए। यानी शुरुआत में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ये बात मंथन हो रहा था कि इनकी जो केंद्रीय विधायिका होगी उसको एक सदनीय बनाया जाए या द्विसदनीय, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो फिर फाइनली फिलाडेल्फिया सम्मेलन में ये बातें क्लियर हो गई कि वहाँ पर दो सदन होंगे, जिसमें एक सदन होगा जनता के द्वारा जो सुना जाता है प्रतिनिधि, उसके अंतर्गत एक होगा प्रतिनिधि। तो अमेरिका में जब कांग्रेस का निर्माण किया गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो फिर दो सदन बना दिए गए। एक तो बना दिया प्रतिनिधि सदन, क्या बना दिया? प्रतिनिधि सभा, ठीक है। और दूसरा बना दिया सीनेट, क्या बना दिया? सीनेट। ओके, तो वर्तमान में अमेरिका में कांग्रेस में दो सदन हैं और ये फिलाडेल्फिया में जब सम्मेलन हुआ तभी से क्लियर हो गया था। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो इनके दो हैं, अब इसके अंतर्गत किस तरह से चुनाव या सीटें होते हैं। लगभग चुनाव तो प्रत्यक्ष ही होता है, लेकिन यहाँ कहा गया कि प्रतिनिधि सभा में सभी राज्यों को उनके जनसंख्या के अनुपात में किनको? इनके राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में क्या आवंटित होगी? सीटें आवंटित होगी। ओके, और प्रतिनिधि सभा सीनेट में रखा गया कि यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भले कोई राज्य बड़ा है, छोटा है, जनसंख्या कम है, ज़्यादा है, सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या दिया जाएगा? समान प्रतिनिधित्व। ये ध्यान रखिएगा। जैसे अब अपने बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में जनसंख्या के अनुसार अलग अलग राज्यों को लोकसभा में सीटें प्राप्त होती है, और राज्यसभा में भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर सीनेट में अलग है, यहाँ पर सभी राज्यों को बराबर दिया गया। यानी अमेरिका में शुरुआत में 13 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य है। हर राज्य को 2-2 सीटें प्राप्त है। कितनी? 2-2। तो इस तरह से इनके यहाँ पर सीनेट की जो मेंबरशिप है वो 100 सीटें होती है। कितनी होती है? 100 सीटें होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे इनके बारे में विस्तार से इनकी रचना तो हम पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अमेरिकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस यानी ये जिसको हम कहते हैं अपने यहाँ पर संसद कहते हैं। तो संसद की शक्तियों को जानने वाले हैं कि संसद की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। इसके बाद हम प्रतिनिधि सदन और ये जानेंगे। तो हो सकता है कि इस वीडियो में या इसके आने वाले वीडियो में भी हम इसको देखें। तो आगे हम जब देखें तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अमेरिका की जो ये व्यवस्था थी, इसमें संघात्मक व्यवस्था को अपनाना जरूरी था और द्विसदनीय व्यवस्थापिका भी यहाँ पर लागू होने के लिए आवश्यक थी। अब बात करें कि कांग्रेस की जो शक्तियाँ हैं, इसका हम जिक्र करें तो आपको मैंने एक लाइन यहाँ पे नोट कर ली है, जो ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है कि संविधान के फर्स्ट अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्थापन संबंधी जो शक्ति है, देश के अंदर जो व्यवस्थापन संबंधी शक्ति है, वह समस्त शक्ति संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस के अंतर्गत होगी। किसके अंतर्गत होगी? कांग्रेस के अंतर्गत होगी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करें तो अमेरिकी कांग्रेस की पहली शक्ति क्या है? पहली शक्ति कानून निर्माण की शक्ति। कौन सी शक्ति? कानून निर्माण। और ये इनका वर्णन जिक्र भी अनुच्छेद फर्स्ट के उपभाग 8 और अध्याय 4 के अंतर्गत दिया गया है। और इस तरह से कानून निर्माण के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को 3 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। कितने प्रकार की?
3 प्रकार के, जैसे अपने बात करते हैं संसद में भी होता है ना कि शक्तियों का विभाजन किया गया। इस तरह से कांग्रेस 3 अलग अलग सूचियों के अकॉर्डिंग कानून बनाती है, यानी संघ सूची के पर तो कांग्रेस कानून बनाती है, मतलब संसद कानून बनाती है। राज्य सूची और समवर्ती सूची पर भी होता है अधिकार। वैसे ही यहाँ पे प्रदत्त का मतलब सुनिए, कांग्रेस है उनके पास कानून निर्माण के तौर पे 3 शक्तियाँ होती हैं। अब 3 शक्तियों में अलग अलग बात करें कौन तरह से तो प्रदत्त, देखो प्रदत्त का मतलब होता है कि कांग्रेस निम्न विषयों पर कर भी लगा सकती है और कर वसूल भी कर सकती है और देश की रक्षा के लिए एक व्यवस्था बना सकती है। तो प्रदत्त शक्तियों में क्या हो गया, कर लगाना, वसूलना, कर लगाना, वसूलना, और इस तरह से हम बात करें देश की रक्षा के लिए प्रतिरक्षा करना, और जो बड़े मामले हैं यानी संघ सूची के, कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर हम एक सिंपल थिंग्स में समझ लें कि शक्तियों का जो विभाजन होता है तो संघ सूची किसके पास होती है, संसद केंद्र सरकार के पास होती है। वैसे ही प्रदत्त का मतलब वो मूल रूप से वो कार्य जो यहाँ पे कांग्रेस को ही करने हैं तो वे कार्य कहलाते हैं प्रदत्त कार्य। निहित के अंदर समझिए, कांग्रेस के पास निहित शक्ति के संबंध में भी कार्य होती है, यानी इसका मतलब है कि जो कांग्रेस है वह अपने जो न्यायपालिका के साथ मिलकर, कांग्रेस है सर्वोच्च, जो कांग्रेस है वह न्यायपालिका के साथ, यानी अमेरिका की सर्वोच्च न्यायपालिका है उसके साथ मिलकर अन्य न्यायपालिका की स्थापना कर सकती है। इसके अलावा वह थल सेना, जल सेना के नियम और कानून बना सकती है। तो ये आ गया निहित शक्ति के अंतर्गत, यानी जो कांग्रेस है वह सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर अन्य न्यायालय यानी कोर्ट की स्थापना कर सकती है, या फिर जल और थल की सुरक्षा के संबंधित कानून बना सकती है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अमेरिकी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के साथ, वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर नए कोर्ट की स्थापना कर सकती है, या फिर जल और थल सेना के लिए कानून बना सकती है। तो ये शक्ति उसके पास होगी निहित शक्ति के रूप में। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि कांग्रेस के पास वह शक्ति जो वह अपने इकाई या राज्यों के साथ मिलकर कानून बनाती है। कहने का मतलब जैसे भारत अपने केंद्र सरकार जो है, भारत की केंद्र सरकार वो अपने राज्यों की सरकार के साथ मिलकर कानून निर्माण के बारे में क्या शक्ति, क्या पावर रखती है, वैसी ही शक्ति यहाँ पर, यानी समवर्ती के बारे में सिंपल से ध्यान रखना है। कांग्रेस राज्यों के विधानमंडलों के साथ मिलकर कानून बनाती है। ये जो अपनी कांग्रेस इन अमेरिका की है वह कांग्रेस, इनके जो राज्य हैं, हर राज्य में क्या होते हैं, विधानमंडल होते हैं, तो हर राज्य की विधानमंडल के साथ मिलकर क्या करती है, कानून बनाती है। तो इस तरह से कानून निर्माण के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को काफ़ी विस्तार से यहाँ पे शक्ति दी गई है, और प्रदत्त, निहित और समवर्ती, ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अमेरिकी कांग्रेस की दूसरी शक्ति के बारे में, और ध्यान रखिएगा ये जो यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, बड़े विस्तार से और कान खुले रख के इसको नोट भी करना और सुनना भी है। अब बात आती है दूसरी, चुनाव संबंधी कार्य। चुनाव संबंधी कार्य, तो वैसे तो अपने बात करें कि भारत के अंदर तो विशेष है ही कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव वगैरह है वो संसद ही करती है। अब यहाँ पर थोड़ा अलग है। अलग कैसे है, वैसे तो देखा जाए कि इनका चुनाव है वो उनके कार्य में भागीदारी कांग्रेस की होती है, लेकिन ज़्यादातर ये ध्यान दें कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतगणना होती है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतगणना होती है वो कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। तो मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव हो गया है, ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो मतगणना होती है वह मतगणना किसके सामने होती है, जो मतगणना है वह सीनेट के दोनों सदन यानी कांग्रेस के सामने होती है। ऐसा ही हम कह दें, क्या कह दें, कांग्रेस के सम्मुख इनके राष्ट्रपति की मतगणना होती है, ठीक है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति की जो मतगणना है वह कांग्रेस के सम्मुख होती है। एक तो ये हो गया क्योंकि इसमें इसकी भागीदारी होगी। दूसरा बात कर ले, एक यहाँ से मैं बहुत गहराई से समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कांग्रेस के सम्मुख, कांग्रेस यानी कांग्रेस में जैसे यहाँ पे 2 सदन है, 2 सदन जैसे अभी मैंने बात करी कि एक तो प्रतिनिधि सभा है, क्या है, प्रतिनिधि सभा है, और दूसरा कौन सा है, सीनेट है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव, अब चुनाव के समय मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति है वो एक निश्चित तौर पे जीत नहीं पाया है, कोई मतगणना के दौरान किसी भी राष्ट्रपति को विजय घोषित नहीं किया गया है, तो उस समय जो प्रथम 3 नंबर के जो कैंडिडेट होते हैं, प्रथम 3 नंबर के कैंडिडेट होते हैं, इनकी
या इनमें से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये भाग लेती है प्रतिनिधि सभा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अब ध्यान दीजिए। पहली बात, जैसे राष्ट्रपति का यहाँ पे चुनाव हो रहा है, अब चुनाव होने का काम तो आपको मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रपति कैसे चुनाव वहाँ पे होता है, लेकिन चुनाव की जो मतगणना होती है ना वो कांग्रेस में होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्रथम मतगणना में किसी भी राष्ट्रपति को निश्चित तौर पे चुनाव में विजेता कोई राष्ट्रपति नहीं बन पाया, कोई क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा राष्ट्रपति है, ठीक है ना, क्योंकि किसी को भी निश्चित मत नहीं मिले हैं। तो फिर क्या होता है कि जो प्रथम 3 जो कैंडिडेट हैं जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, फिर उनका चुनाव प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से कांग्रेस इसमें भाग लेती है। फिर बात करें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करना हो, किसका करना हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी मतगणना है वह इनके मध्य की जाती है। लेकिन अब मान लीजिए कि प्रथम तरह से जब चुनाव किया गया तो उसमें भी कोई भी राष्ट्रपति वो निश्चित रूप से क्लियर नहीं हुआ कि कौन उपराष्ट्रपति बना है, तो फिर क्या होता है कि इसमें भी प्रथम 2 व्यक्तियों के मध्य राष्ट्रपति चुनाव करवाने का जो कार्य है वो कौन सा उपराष्ट्रपति का कार्य कहाँ पे होगा, सीनेट के अंदर होगा। तो समझ में आ गया, यानी पहली पारी में अगर कोई राष्ट्रपति नहीं बनता है तो इसके लिए 3 प्रथम व्यक्तियों का चुनाव प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाएगा, और उपराष्ट्रपति के अंदर भी अगर फर्स्ट बार में कोई किसी को भी निश्चित मत नहीं मिल पाता है, नहीं जीत पाता है, तो प्रथम 2 व्यक्तियों का चुनाव सीनेट की ओर से किया जाएगा। तो इस तरह से चुनाव संबंधी कार्य किए जाते हैं। समझ में आ गया होगा, मैंने 2 बार बता दिया क्योंकि थोड़ा सा ये क्रिटिकल है, बट आपको समझना जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरा कार्य, ये नोट कर लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। चुनाव संबंधी कार्य ये तो कांग्रेस का है ही। इसके अलावा बात करते हैं तीसरा कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका, वैसे तो पता होगा अमेरिका में जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इन कार्यों को अकेला राष्ट्रपति ही नहीं करता है, उसकी नियंत्रण व्यवस्थापन संबंधी जो शक्ति है वह कांग्रेस के द्वारा भी की जाती है। तो इस तरह से बात करें कि वहाँ पर अमेरिका में वह कार्यपालिका शक्ति भले ही राष्ट्रपति के पास दी गई हो या राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति जो ये व्यवस्थापन संबंधी शक्ति का प्रयोग करता है वह कांग्रेस के सहयोग से भी करता है। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है, ठीक है, लेकिन वह कांग्रेस के सहयोग से करता है, क्योंकि राष्ट्रपति जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है ना, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो अगर राष्ट्रपति जो करता है उन नियुक्तियों की प्रतिपुष्टि है वह कांग्रेस के द्वारा की जाती है। मान लीजिए कोई फलाना जैसे मुख्य न्यायाधीश बनाना हो या किसी भी ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति करना हो, या मतलब बड़े बड़े पदों पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, और फैसला भी यही लेता है, लेकिन उस पर वो कहता है ना कि फाइनली डिसीजन होता है या उसका अनुसमर्थन है वो कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से कार्यपालिका जो संबंधी शक्ति है उस पर कांग्रेस का भी नियंत्रण होता है, क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने और संधि करने से संबंधित शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली रूप से नियंत्रण रखा जाता है, और युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति नहीं करता है, वह कांग्रेस से अनुमति या कांग्रेस से प्रतिपुष्टि लेने समर्थन के बाद ये कर सकता है। तो इस तरह से हम बात करें कि युद्ध संबंधी घोषणा भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। युद्ध की घोषणा या बड़ी बड़ी नियुक्ति है तो कांग्रेस के प्रतिनियुक्ति के मतलब कांग्रेस के नियंत्रण से अंतर्गत ही ये नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर बारी आती है 4 नंबर यानी अमेरिकी कांग्रेस की और क्या शक्ति है, तो बात करते हैं प्रशासन। अमेरिका का जो प्रशासन होता है, प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण। प्रशासन का निर्देशन एवं नियंत्रण। अब देखिए प्रशासन का मतलब होता है कि ये पूरा जो नौकरशाह जो होता है वो जो काम करता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका के अंदर बात करें तो कांग्रेस का एक कार्य ये भी है कि
प्रशासन का निर्देशन करना और नियंत्रण करना। जितने भी ये कर्मचारी जो काम करते हैं उन कर्मचारियों के लिए समय समय पर दिशा निर्देश या गाइडलाइन जारी करना, उसके नियंत्रण रखना, ये कार्य कांग्रेस के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि प्रशासन भले ही राष्ट्रपति के नियंत्रण में हो, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण कांग्रेस का भी होता है, क्योंकि नियंत्रण और हम बात करें निर्देशन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं 5 नंबर अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों के ऊपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो आपको प्रशासन के संबंध में ये तो चीज़ें समझ में आ गई। अब दूसरी मतलब नेक्स्ट बात करें अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों के बारे में, तो 5 नंबर जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया है कि जांच पड़ताल करना मतलब अमेरिकी कांग्रेस अपने निर्देशन और नियंत्रण में जो कार्य करवाती है, उन कार्यों में मान लीजिए कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पे कोई कार्य सही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि अमेरिकी कांग्रेस के नियंत्रण और निर्देशन में जो भी कार्य होते हैं ना, उन कार्यों की वापस जांच पड़ताल की जाती है। तो इसके लिए कांग्रेस जांच पड़ताल समिति भी गठित करती है और अपने अंडर में हो रहे कार्यों की वापस जांच पड़ताल करती है। जैसे जो भी नियंत्रण निर्देशन किए जाते हैं, जो काम हो रहा है उस काम की वापस जाँच करनी हो तो ये काम भी उसके प्रशासन का जो जाँच पड़ताल का कार्य है वह किसके नियंत्रण में होगा? जाँच पड़ताल कार्य कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस के नियंत्रण में। बात करते हैं 6 नंबर, इम्पोर्टेंट है, समझिएगा कि अमेरिकी जो संघ है, अमेरिकी संघ में कोई नया राज्य स्थापित करना हो, नया राज्य बनाना हो, तो ये कांग्रेस का ही काम है। यानी नवीन राज्यों का संघ में प्रवेश पर, नवीन राज्यों का संघ में प्रवेश। वैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अमेरिका में शुरुआत में 13 राज्य थे और आज कितने राज्य हैं? 50 राज्य। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब जैसे अपने भी बात करें, अपनी शुरुआत में जब राज्यों का पुनर्गठन किया था, जब शक्तियाँ कम और ज़्यादा थी, मतलब 14 राज्यों से केंद्र शासित राज्य थे, आज 28 और 8 राज्य। ऐसा इसलिए क्योंकि समय अनुसार राज्य बनना एक स्वाभाविक प्रकृति होती है। तो अब यहाँ पे बात करें कि अमेरिका में कोई नए राज्य बनाना हो तो कौन अनुमति देता है? नए राज्य कौन बनाने की घोषणा करता है? तो ये नए राज्य बनाने की घोषणा है वो कांग्रेस करता है। नया राज्य कौन सा होगा, किस इलाके पर होगा, किन राज्यों को काट कर नया राज्य बनाया जाएगा, तो ये पूरी तरह की जिम्मेदारी है वह अमेरिकी कांग्रेस के पास होती है, नए राज्यों का गठन करने की। इस तरह से नेक्स्ट में यहाँ की शक्तियों के बारे में बात करें तो वित्तीय शक्ति, इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि बजट बनाने का या बजट को किसके निर्देशन में तैयार किया जाता है? तो वो तो कार्यपालिका तैयार करती है, यानी राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार होता है। लेकिन बजट को पास करने का जो कार्य होता है, बजट को अनुसमर्थन पास करने का कार्य जो होता है वो अमेरिकी कांग्रेस करती है, ठीक है। इसके अलावा जो इनके कार्यपालिका विभाग होते हैं, इन कार्यपालिका विभागों के जब ये कार्य संचालन करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से इनके कार्य को प्रभावित है वो कांग्रेस करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 8 देखें इनकी शक्तियों के बारे में। तो अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो इनके समय समय पर कार्य संचालन को लेकर नियम कायदे बनाने का काम है वो कांग्रेस करती है कि भाई फलाना नियम होना चाहिए, कि बार ये सिस्टम बनाया जाएगा, ये अनुशासन किया जाएगा। तो अनुशासन संबंधी कार्य है वह कांग्रेस के पास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट में न्यायिक कार्य का मतलब होता है कि यह कुछ हद तक न्याय संबंधी कार्य भी करती है कांग्रेस। जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपने राज्य के अंतर्गत देशद्रोह किया है या फिर कोई भ्रष्टाचार किया है, विशेष तौर पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या बड़े अधिकारी। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या बड़े अधिकारी या ऐसे कोई महत्वपूर्ण अधिकारी जिन्होंने देशद्रोह या भ्रष्टाचार से ऐसे कोई कार्य किए हैं और मामला अगर आ जाता है कांग्रेस में, तो उनको इन मामलों की जांच करके उनके ऊपर महाभियोग चलाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, यानी महाभियोग प्रक्रिया। तो सीनेट के यानी अपने कांग्रेस के अंदर ही बड़े अधिकारियों के ऊपर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो ये कार्य भी कौन करता है? कांग्रेस करेगी। अब एक एग्जाम में आ सकता है कि अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटेन संसद के मध्य क्या समानता है या कौन पावरफुल है? तो वैसे तो बात करें कि विश्व की शक्तिशाली जो संसद कही जाती है वो ब्रिटेन ही होती है, लेकिन कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए कि जो अमेरिकी संसद यानी कोई कांग्रेस है उसमें संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। तो संघीय व्यवस्था के कारण जो अमेरिकी कांग्रेस है वो ज़्यादा शक्ति का उपयोग नहीं कर पाती है। लेकिन ब्रिटिश संसद है वो सर्वाधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि वह किसी भी तरह के कानून का निर्माण कर सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो कांग्रेस है वह किसी भी तरह का कानून का निर्माण नहीं कर सकती क्योंकि उसके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति होती है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से अगर देखा जाए
तो अमेरिका में वो कांग्रेस कमज़ोर होने का काम किया, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जबकि यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है तो संसद शक्तिशाली होती है। तो ये समझ में आ गया। आज की इस क्लास का इंपॉर्टेंट था क्योंकि डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, बारिश हो रही है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दोबारा मिलेंगे आपसे महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।